तो दोस्तों, तो आज की इस सेशन में आज की इस वीडियो में हम देखेंगे फोर्थ ग्रेड का कंप्लीट पेपर। ठीक है, ऐसा का ऐसा पेपर ही आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। 19, 20, 21 जब भी आपकी एग्ज़ाम है, तीनों दिनों के लिए ये इम्पोर्टेंट है। इसी पे आधारित वो पेपर आएगा। ठीक है, तो इस पेपर को पूरा कंप्लीट आपको एनालिसिस करना है। जितना हो सकेगा उतना मैं इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। पूरा कंप्लीट देखना है। ठीक है, और इस पेपर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। ठीक है, मैथ के सवाल हैं उनको भी हम यहाँ पे करेंगे, और हिंदी के सभी को बिल्कुल कंप्लीट एक्सप्लेनेशंस में आपको समझाने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है नहीं किया है तो, और इस वीडियो को लाइक कर देना है, अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर देना जिससे कि उनको भी फ़ायदा हो सके। ठीक है, पहला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। दो संख्याओं का एलसीएम यहाँ पर दे रखा है 1920, और महत्तम समवर्तक 16 दे रखा है। पूछा है एक संख्या है तो दूसरी संख्या कितनी होगी। ठीक है, आपको पता है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, ठीक है, बराबर क्या होती है, एलसीएम गुणा एचसीएफ। ठीक है, एलसीएम गुणा एचसीएफ होता है, ये होता है। अब इसको किस तरह से करना है पूरा मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ। ठीक है, तो देखो तो इसको कैसे करना है इस क्वेश्चन को। अभी मैंने आपको बताया था कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या होता है और एलसीएम गुणा एचसीएफ होता है। तो पहली संख्या हमने लिख ली यहाँ पे 128, दूसरी संख्या हमें ढूंढनी है क्योंकि पूछा ही है हमें, और एलसीएम गुणा एचसीएफ यहाँ पे कर देंगे। अब यहाँ पे इनको दोनों को इस तरह से यहाँ पे जमा लेंगे, तो यहाँ पे काटेंगे आपको, इससे ये 128 8 बार कट जाएगा, इसका इसमें भाग देंगे तो 240 आ जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1352 व 521 का एचसीएफ क्या होगा। ठीक है, 1352 और 521 का एचसीएफ क्या होगा। तो देखिए, जब भी हमें एचसीएफ निकालना हो तो एचसीएफ हम क्या करते हैं, इनका गुणनखंड कर लेते हैं। तो 1352 का गुणनखंड कर लेंगे और 1521 का गुणनखंड कर लेंगे। जो चीज़ इसमें कॉमन होगी वही हमारा क्या होता है, एलसीएम होता है। ठीक है, तो किस तरह से करेंगे इसको देखो यहाँ पे किस तरह से करना है। हमसे पूछा है कि एलसीएम बताना है, वो एचसीएफ बताना है इनका। तो हमें क्या करना है, 1352 का एचसीएफ निकाल लेंगे, हम गुणनखंड कर लेंगे, और 1521 का गुणनखंड कर लेंगे। तो इनमें से जो कॉमन नंबर है, जैसे यहाँ पर देखो 13 इसमें भी कॉमन है और इसमें भी कॉमन है, एक यहाँ से आ गया, फिर 13 यहाँ पर भी कॉमन है, यहाँ पर भी कॉमन है, एक 13 ही आ गया। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 169। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। 6 संख्याओं का औसत दे रखा है 27। प्रत्येक संख्या को 8 से गुणा किया जाए तो संख्याओं का नए समुच्चय का औसत क्या होगा। क्लियर। तो अभी हमसे यहाँ पे पूछा है कि नया औसत क्या होगा अगर 8 से गुणा किया जाए तो। अब यहाँ पे देखो सीधी सी बात है कि 27 जो पहले हमारा एलसीएम है, अगर इन 27 को 8 से गुणा किया जाए मतलब एक संख्या 27 27 होगी। औसत का मतलब यही होता है कि प्रत्येक संख्या 27 27 होगी, एक्सपेक्टेड है। ठीक है, उसी तरह से अगर हम 27 को 8 से मल्टीप्लाई कर दें तो नए समुच्चय का औसत आ जाएगा, मतलब कितना, 256। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को देखो, एक कक्षा में 50 छात्रों का औसत इतना है। ठीक है, 52 है। यदि पहले 25 छात्रों का औसत कितना है, ये है, तो 24 छात्रों का औसत 54 है, तो अंतिम छात्र का कितना होगा। तो हमें कैसे करना है इसको, 50 गुना 52 करना है, जो भी आएगा ठीक है उसको माइनस कर देना है किस में से, 25 गुना 50 प्लस किस में, 24 गुना 54 में से। ठीक है, तो हमारा जो एक का है उसका निकल का आ जाएगा। देखिए किस तरह से करना है, यहाँ पे बता रहा हूँ, ये देखो। ठीक है, देखो अभी मैंने बताया था आपको 50 गुना 25, उसको माइनस कर देना है किस में से, 25 गुना 50 और 54 गुना 25, तो अपना एक का निकल के आ जाएगा कितना, 54। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 54 वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को करना है, यदि एक वर्ग की भुजा 20% तक बढ़ा दी जाए तो उसके परिमाप में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा या वृद्धि होगी। तो अगर उसकी परिमाप में 20% का परिवर्तन हो रहा है तो मतलब भुजा के 20% का परिवर्तन हो रहा है तो उसका परिमाप भी 20% बढ़ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो इस तरह का एग्ज़ाम इस तरह का क्वेश्चन ही एग्जाम में आपको डायरेक्ट देखने को मिलेंगे, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखना है इसको। ठीक है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशो दे रखा है आपको 5:4। तो प्रतिशत हानि पूछी है। प्रतिशत हानि हम कैसे निकालते हैं, क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को माइनस करके और क्रय मूल्य पे निकालते हैं। तो 1/5 कर देंगे इसको और मल्टीप्लाई 100। ठीक है, मतलब 20% की हानि हो रही है। मतलब ऐसे समझो आप इसको कि सीपी और एसपी, मतलब सीपी आपका दे रखा है यहाँ पे 500 रुपये दे रखे हैं, और 100 आपने इसको 400 रुपये में बेच दिया, मतलब आपको हानि कितने की हो गई, 100 रुपये की। किस पर, 500 पर। ठीक है, इस तरह से आपको करना है ये। क्लियर, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 20।
ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से करना है। चलो क्वेश्चन नंबर 7 है। एक व्यक्ति ने 4 रुपये की 6 की दर से पेंसिल खरीदी और 6 रुपये की 4 की दर से बेच दी, ठीक है। तो मतलब उसने क्या किया, 4 रुपये की 6 खरीदी उसने और उसके बाद 6 रुपये की 4 बेच दी। तो अब यहाँ पे क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे हम, वज्रगुणा करेंगे तो यहाँ पे क्रयमूल्य और विक्रयमूल्य आ जाएगा, ठीक है। मतलब इसने क्या किया कि 16 रुपये की खरीदी थी और 36 रुपये की बेच दी, ठीक है। तो उसको कितने का लाभ हुआ, यहाँ पे 20 रुपये का लाभ हुआ, किस पर, 16 पर। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 8। कोई दुकानदार किस अनुपात में 12 रुपये प्रति किलोग्राम वाली 7 रुपये में मिला दी जाए, ठीक है। तो मिश्रण का रेशो क्या होगा। अब यहाँ पे देखो, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए ना तो इनको इस तरह से रेशो में जमा लिया करो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 और रेशो 4, ठीक है। मतलब ये मिक्सर और एलिगेशन का क्वेश्चन है। जब भी 3 चीज़ दी हुई हो, ठीक है, और रेशो पूछा हो तो आप इस तरह से इनको कर सकते हैं, ठीक है। इसको इसमें से माइनस करेंगे, इसको इसमें से करेंगे, तो यहाँ पे 8 में से 7 गए तो 1 बच जाएगा, 12 में से 4 गए तो 4 बच जाएंगे। मतलब ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, यहाँ पे थोड़ा सा समझने की ज़रूरत पड़ेगी आपको इसको। ABC ने 20,000, 28,000, 37,000 के निवेश से एक व्यापार प्रारंभ किया। 6 माह के बाद ए और बी ने प्रत्येक ने 8,000 रुपये निकाल लिए, ठीक है। और सी ने 8,000 रुपये अतिरिक्त उसमें जोड़ दिए। ये सभी ने समान अवधि के लिए निवेश किया। वर्ष के लास्ट में सी को इतने रुपये प्राप्त हुए। तो कुल लाभ बताना है आपको, कुल टोटल लाभ कितना हुआ था। अब यहाँ पर देखना है आपको कि 6 माह तक तो इन्होंने सब ने जमा किए थे सारे, ठीक है। 20,000 इसने जमा किए थे, 28,000 इसने किए थे और 36,000 इसने किए थे। लेकिन क्या हुआ कि 6 महीने बाद 8,000 निकाल लिए, मतलब इसने 12,000 वापस 6 महीने के लिए किए। 8,000 इसने निकाल लिए तो 20,000 बचे, वो 6,000 6 महीने के लिए किए। इसी तरह से इसने कुछ भी नहीं निकाला, उल्टे बाकी इसने क्या किया, 8,000 और जोड़ दिए तो 44,000 हो गए, ठीक है। तो लगभग मतलब कहने का मतलब 32,000 इसने और 48,000 इसने, और ये मतलब इनका रेशो यहाँ पे निकल के आ जाएगा अपना 2:3, ठीक है। तो हमें टोटल पूछा है आप यहाँ पे, तो टोटल यहाँ पे सी का रेशो हमें दिया हुआ है, तो सी का निकाल देंगे 1255 जीरो में 5 का डिवाइड करके और मल्टीप्लाई कर देंगे। पूछा किससे, टोटल से। टोटल ये कितने हो रहे हैं, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 2 से डिवाइड किया तो यहाँ पे 2510, ठीक है। 15 क्वेश्चन है। इसी तरह से यहाँ पे थोड़ा सा फास्ट वे में हम देख लेते हैं क्योंकि रिवीजन है। अब यहाँ पे सिखाने के लिए तो नहीं बैठेंगे कि किस तरह से आपको क्या करना है, क्योंकि कल से ही आपके एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है, एक निश्चित ब्याज पर 800 रुपये 3 वर्षों में 956 हो जाते हैं। ब्याज की दर 4% बढ़ा दी जाए तो 800 रुपये 3 वर्ष में कितने हो जाएंगे, ठीक है। 4% ब्याज की दर से आपके 96 हो रहे हैं, ठीक है। 800 रुपये के 3 वर्ष में 956 हो रहे हैं, ठीक है। 956 हो रहे हैं। यदि ब्याज की दर 4% बढ़ा दी जाए तो 4% के हिसाब से निकाल के देख लेते हैं हम। 96 हो रहा है और यहाँ पे 956 हो जाते हैं, ठीक है। तो 4% बढ़ा दी जाए तो कितना हो जाएगा, 1052, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखो यहाँ पे, 1500 रुपये की राशि पर 2% 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में ब्याज पर 8% वार्षिक दर से, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है आपसे। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दे रखा है, ठीक है। 96 अंतर दे रखा है, तो यहाँ पे देख लेते हैं। 96 अंतर यहाँ पे दे रखा है, तो इस तरह से आपको 96 और PR², मतलब ये सूत्र होता है, आपको पता होगा, ठीक है। SI और CI का डिफरेंस बराबर P × R²/100, ठीक है। ये एक सूत्र होता है SI/CI का निकालने का। तो इस सूत्र में इसको जमा देना है। ये इसका दे रखा है, SI/CI का अंतर 96 दे रखा है, ठीक है। ये SI/CI का हमें रेशियो दे रखा है, अंतर दे रखा है 96, और प्रिंसिपल दे रखा है आपको 15,000, R²/100, R पूछा है आपसे। तो इस तरह से आप इसको जमाओगे इसमें, तो रेशो रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगी 8, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है यहाँ पे, एक रेल जिसकी रफ्तार 72 किलोमीटर प्रति घंटा है 200 मीटर रेलवे 22 सेकंड में पार करती है, ठीक है। देखो चाल बराबर दूरी बराबर चाल इंटू मल्टीप्लाई समय होता है, और जब भी अगर हम किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलते हैं तो 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब 18 चौक 72, ये 20 आ जाता है, ठीक है। तो इस सूत्र में अगर हम इनको जमा देंगे सभी को, तो रेल की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई आ जाएगी। रेल की लंबाई हमसे पूछी है, ठीक है। तो रेल की लंबाई क्या है, ठीक है। रेल की लंबाई पूछिए तो रेल की लंबाई यहाँ पे 200 हो जाएगी, क्लियर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है, 40 व्यक्ति किसी काम को 18 दिन में करते हैं।
40 व्यक्ति किसी काम को 18 दिन में पूरा करते हैं। 7 कार्य आरंभ करने के 8 दिन बाद 10 व्यक्ति और कार्य में लग जाते हैं। मतलब 40 व्यक्ति किसी काम को 18 दिन में कर रहे हैं, ठीक है, और 8 दिन काम करने के बाद, मतलब 40 ने 8 दिन तो काम किया, ठीक है, 10 व्यक्ति और काम पे लग जाते हैं, मतलब 50 व्यक्ति हो जाते हैं। तो उन्हें काम कितने दिन में लगेंगे, तो x की वैल्यू हम यहाँ पे निकाल देंगे, 8 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 का अब देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन को यहाँ पे करना है आपको। पूछा है तीसरे और चौथे सप्ताह की कुल मिलाकर तैयारी की गई साइकिल कितनी है। तीसरे और चौथे की कुल मिलाकर, तो यहाँ पे देखो 1060 और 920 को हम जोड़ देंगे तो 1920 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हमें देखना है 15। यहाँ पे देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह का एक क्वेश्चन 100% आएगा एग्जाम में। एक बैग में आपको 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के 2:3:4 के अनुपात में है। यदि इन सिक्कों की कुल मूल्य है 228 रुपये, तो बैग में 50 पैसे के सिक्के कितने हैं। तो देखो ये रेशो दिया हुआ है 2:3:4 अनुपात में, ठीक है। तो इनको अगर हम माने 1 रुपये के 2 सिक्के होंगे तो 2 रुपये हुए वो, लेकिन 3 सिक्के हुए 50 पैसे के, तो भी कितने हुए 1.5 रुपये, मतलब 3/2x, और 50 पैसे के मतलब 1 रुपये में 4 बनते हैं, तो 4 के डिवाइड करके ये इतना हो गया, क्लियर। अब इनको एलसीएम लेके हम निकालेंगे तो यहाँ पे इस तरह से रेशो अपने पास यहाँ पे एक आ जाएगा, ठीक है। तो x की वैल्यू हम यहाँ पे निकाल देंगे 48 रुपये। उसके बाद हमसे पूछा कैसा है कि 50 पैसे के सिक्के कितने हैं, तो 50 पैसे के सिक्के कितने हैं 3x, तो 48 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे किससे 3 से, और ये ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 15 क्वेश्चन है मैथ के, 15 के 15 हमने कर लिए हैं। अब हम यहाँ पे देखने वाले हैं बाकी के, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 और 17 का देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 17 सही संधि विच्छेद किस में हुआ है, ठीक है। तो सही संधि विच्छेद का ऑप्शन हमें नंबर हमें देखना है किस में हुआ है। तो सही संधि विच्छेद हुआ है यहाँ पे विषम में, विषम, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है किस विकल्प में जातिवाचक संज्ञा नहीं है। तो जातिवाचक संज्ञा किस में नहीं है, इनमें से देखना है आपको। पृथ्वी में जातिवाचक संज्ञा नहीं है, ठीक है। बाकी नदी, समुद्र, महाद्वीप, ये सब जातिवाचक संज्ञाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 18 तत्सम तद्भव सही नहीं दिया हुआ है। इसमें मतलब देखना है कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें तत्सम और तद्भव सही नहीं दिए हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 18 में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 18 में कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें तत्सम सदम नहीं दिए गए। तो पीत का पीला होता है, पूर्ण का पूरा होता है, पास का फांस होता है, ठीक है। तो क्रम और काम नहीं होता, ठीक है, क्रम का काम नहीं होता। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 में। क्वेश्चन नंबर 19 है आप बीमार हो गए थे, वाक्य में नित सर्वनाम चयन कीजिए। आप बीमार हो गए थे, वाक्य में कौन सा सर्वनाम है, ठीक है, कौन सा सर्वनाम है आप बीमार हो गए थे, ठीक है। तो प्रश्नवाचक नहीं है, निश्चय भी नहीं है, और संबंध भी नहीं बता रहा, तो मतलब कौन सा है मध्यम पुरुष सर्वनाम। क्वेश्चन नंबर 20 है इसमें से कौन सा मतलब सही सुमिलित नहीं है। तो देखो एडवोकेट को क्या बोला जाता है, एडवोकेट को अभियुक्त नहीं बोला जाता, वकील बोला जाता है। तो यही हमसे पूछा है कौन सा सम्मिलित नहीं है, ऑप्शन नंबर ए। बाकी डोमिसाइल का मूल निवास होता है, अधिवास, हॉनोरेरियम का मानदेय होता है, और रेफरेंस का संदर्भ होता है, ये तीनों सही है, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 21 को करना है। क्वेश्चन नंबर 21 है यहाँ पे, चलो इस क्वेश्चन को करना है। क्वेश्चन नंबर 21 अकर्मक क्रिया कौन सी है। अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया में आपको क्या करना है, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए क्या और किसको, ठीक है, क्या और किसको का अगर आंसर मिल रहा है तो वो सकर्मक क्रिया है, बाकी सारी अकर्मक क्रिया है। तो क्वेश्चन नंबर 21 में अपने देखेंगे तो देखो यहाँ पे सुरेश क्या खाता है, रोटी खाता है। प्रशांत क्या बजा रहा है, ठीक है, प्रशांत क्या बजा रहा है, सितार बजा रहा है। और लड़के पतंग उड़ा रहे हैं, लड़के क्या उड़ा रहे हैं, पतंग उड़ा रहे हैं। तो क्या और किसको के आंसर हमें मिल रहे हैं, लेकिन ये स्नेहलता हंसती है, तो मतलब क्या हंसती है, किसको हंसती है, आंसर नहीं मिल रहा, मतलब ये अकर्मक क्रिया है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाए उसे क्या कहते हैं। तो जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं, और जो विशेषता बताई जाती है वो विशेषण कहलाता है, ठीक है। तो विशेषण जिस संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है वो विशेष होता है, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 23 है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विदेशी नहीं है, ठीक है, कौन सा शब्द है इसमें से जो विदेशी नहीं है। देखो हलवाई, फाइल, सौदागर और ये सारे क्या है विदेशी शब्द, बाकी तेंदुआ विदेशी नहीं है। एक चीज़ और बता दूं आपको, जब भी 4 अक्षर का शब्द होता है ना वो 90% या तो संकर शब्द होगा या विदेशी शब्द होगा। दूसरा जितने भी इंग्लिश शब्द हैं वो विदेशी शब्द होते हैं। थोड़ी सी ट्रिक यहाँ पे काम कर जाए तो देख लेना आपको एग्जाम में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का देखना है अभी यहाँ पे आपको। क्वेश्चन नंबर 24 लो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 का देखना है निम्नलिखित में से किस विकल्प में वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द दिया गया है,
ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का देखना है, इसमें कौन सा हो जाएगा, प्रियदर्शनी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, शुद्ध शब्द है प्रियदर्शनी, बाकी ये सारे अशुद्ध हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुद्ध वाक्य का चयन करना है, क्वेश्चन नंबर 25 में शुद्ध वाक्य, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 25 में शुद्ध वाक्य हो जाएगा आपका उसकी आंखों में दर्द है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, उसकी आंखों में दर्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, ठीक है। 26 क्वेश्चन देखना है, निम्न में से अब उपसर्ग युक्त शब्द है, मतलब किस में अब उपसर्ग लगा हुआ है, तो अब उपसर्ग लगा हुआ है यहाँ पे अवधान में, ठीक है। अवश्य में अगर अब हटा देंगे तो शेष शब्द बच जाएगा, मतलब उपसर्ग नहीं है, इसमें से अब हटा देंगे तो ध्याय बच जाएगा, अब इसमें चन, तो मतलब कोई भी सार्थक शब्द नहीं बच रहा, ओनली एक ही है ऐसा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 है किस विकल्प के सभी शब्द परा उपसर्ग से निर्मित है, इनमें से ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें परा उपसर्ग सभी में लगा हुआ है, ठीक है। तो परा उपसर्ग इसमें सब में लगा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में, पराक्रम और पराजय में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 है यदि ये प्रयुक्त शब्द, ये प्रत्यय किसमें नहीं लगा है, क्वेश्चन नंबर 28 में ये प्रत्यय किसमें नहीं लगा है, देखो माधुर्य में लगा है, शौर्य में लगा है, काव्य में लगा है, लेकिन सूर्य में नहीं लगा, क्योंकि सूर्य में से अगर ये हटा देंगे तो कोई सार्थक शब्द नहीं रह जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 है किस क्रमांक में सही विलोम अर्थ शब्द नहीं है, ठीक है। मतलब कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें से सही विलोम शब्द उसके सामने नहीं लिखा है, ठीक है। तो वियोग का संयोग होता है, इष्ट का अनिष्ट होता है, रुगुण का स्वस्थ होता है, आधुनिक का नवीन नहीं होता, आधुनिक का प्राचीन होता है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 देखना है आपको, क्वेश्चन नंबर 30 दिए गए शब्दों के आधार पर उत्तर दीजिए, बामा मतलब क्या उत्तर देना है, यहाँ पे एक बार देख लेते हैं ऑप्शन में क्या दिया हुआ है आपको यहाँ पे, ठीक है। उपयुक्त में नारी के पर्यायवाची कौन से हैं, क्वेश्चन नंबर 30 में से देखना है, इसमें से नारी के पर्यायवाची कौन से हैं, ठीक है। तो नारी के पर्यायवाची कौन से हो जाएंगे यहाँ पे, नारी के पर्यायवाची हो जाएगा यहाँ पे, एक सेकंड, नारी का पर्यायवाची हो जाएगा, देखो बामा, बामा नारी का पर्यायवाची होता है, कामनी नारी का पर्यायवाची होता है, जैसे चांदी और चपला नहीं होता, मतलब वन और थर्ड, ठीक है। जो भी ऑप्शन में है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी, ठीक है। डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखना है क्वेश्चन नंबर 31, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 वाक्यांश और उससे संबंधित एक शब्द का सही नहीं है, ठीक है। कौन सा एक शब्द इसमें से सही नहीं है, तो देखो यहाँ पे जहाँ आकाश और धरती मिले हुए प्रतीत होते हैं क्षितिज कहलाती है, बिल्कुल सही है। दूसरों के उपकार को न मानने वाला कृतज्ञ नहीं होता, ठीक है, ये ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही हो जाएगा। बाकी राजभवन में महिलाओं का निवास अंत्यपुर होता है और जो मापा ने जैसा कि अपरी में होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 देखना है, निम्न में से किस विकल्प में मुहावरा लोकोक्ति का सही अर्थ नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो घर के ही मर्द डरपोक आदमी, ये पूछा है यहाँ पे, सही नहीं दिया, तो घर के ही मर्द मतलब डरपोक आदमी, बिल्कुल ये तो सही कनेक्ट है यहाँ पे। अकल पर पत्थर पड़ना, बुद्धि भ्रष्ट होना, शामत आना, बुरे दिन आना और उल्टी गंगा बहना, अनुकूल कार्य करना, ये गलत हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है अपना, ठीक है। नेक्स्ट है अनीय शब्द का प्रयुक्त शब्द नहीं है, मतलब ऐसा कौन सा है जिसमें अनीय शब्द नहीं है, ठीक है। अनीय शब्द युक्त प्रत्यय शब्द नहीं है, कौन सा है अनीय शब्द युक्त प्रत्यय, देखो पठनीय मानीय है, पूजनीय मानीय है, आदरणीय मानीय है, बाकी पाणनीय में अनीय शब्द प्रयुक्त नहीं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। माधवाचार्य शब्द का संधि विच्छेद पूछा है, क्या होगा, तो माधवाचार्य शब्द का संधि विच्छेद होगा मधु प्लस आचार्य, ठीक है। मधु प्लस आचार्य इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। मधवा, मधु और मधु ये नहीं है, ठीक है। इसमें से देखो ये यहाँ पे, अच्छा चलो ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 35 को देखना है, सरकारी प्रतिष्ठानों द्वारा समान आपूर्ति या निर्माण आदि कार्य हेतु इनमें से कौन सा पत्र समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाता है, ठीक है। तो कौन सा प्रकाशित किया जाता है, निविदा सूचना जो आती है आपकी, ठीक है। समान आपूर्ति या निर्माण कार्य के लिए निविदा सूचना आती है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे अपने सिलेबस में आपको पता होगा कि 15 क्वेश्चन मैथ के हैं जो हमने देख लिए हैं, उसके बाद यहाँ पे क्या है अपने 20 क्वेश्चन जो है हिंदी के हैं, ठीक है, जो हमने देख लिए हैं। मैथ हमने देख ली है अभी और हिंदी देख ली है, उसके बाद 15 क्वेश्चन इंग्लिश के हैं, उनको देखेंगे, ठीक है। तो जो बच्चे अभी स्टार्ट किया है देखना, तो वो यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और इसकी PDF जो है मैं टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा दूंगा, टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर लेना, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 36 का देखना है। क्वेश्चन नंबर 36, सिंस हिज अराइवल इन इंडिया ही विजिटिंग एज मेनी विलेजेज एज ही कैन टू एक्वायर आ फर्स्ट हैंड नॉलेज ऑफ द रूरल इंडिया, ठीक है। तो हमें पूछा यहाँ पे कौन सी हेल्पिंग वर्ब इसमें आएगी, ठीक है।
तो कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी यहाँ पे? सिंस 4 आ रहा है तो आप ये समझ सकते हैं कि ये जो है परफेक्ट टेंस है कोई सा भी, तो ऑप्शन नंबर ए और डी तो यहाँ पे आपके मतलब कट गए, ठीक है। दो ही ऑप्शन बचे हैं, हैड बीन और हैज बीन। अब हमें यहाँ पे पूछा है कि कौन सा है, तो देखो यहाँ पे जब आप कैन जब आ रहा है ना, कैन ये किसका, कैन जो है किसका है, ये पॉसिबिलिटी दर्शाता है प्रेजेंट की, ठीक है। और कुड अगर आए, कुड ये पॉसिबिलिटी दर्शाता है किसकी, पास्ट की। तो कैन जब आ रहा है तो मतलब पॉसिबिलिटी किसकी है, प्रेजेंट की। तो यहाँ पे प्रेजेंट का ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, और यही आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। इस तरह से छोटी छोटी चीज़ों को देखोगे तो बहुत अच्छी तरह से आपके क्वेश्चन जो है सही हो जाएंगे। क्लियर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37, चूज़ द करेक्ट एक्टिव फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। द स्ट्रीट्स, यहाँ पे देखो एक्टिव फॉर्म बतानी है आपको, ठीक है। एक्टिव पैसिव का सेंटेंस है, इसको चेंज करना है। द स्ट्रीट्स वर बीइंग क्लीन्ड बाय द वर्कर्स व्हेन इट स्टार्टिंग। तो पैसिव सेंटेंस है, एक्टिव में बदलना है आपको, बाय द वर्कर्स आ रहा है तो द वर्कर्स से ये स्टार्ट होगा। क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर अपने यहाँ पे देखना है आपको क्या हो जाएगा। तो द वर्कर्स वर, देखो वर बीइंग आ रहा है मतलब प्रेजेंट, सॉरी पास्ट कंटिन्यूस का है, तो पास्ट कंटिन्यूस में ही रहता है, तो मतलब हैड नहीं आएगा। और यहाँ पे देखो ये भी नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो ये हैज़ बीन हैव बीन है, ये प्रेजेंट का है, ये नहीं हो सकता। और हैड बीन आपके पास्ट परफेक्ट का हो रहा है, तो ये दो ऑप्शन तो बिल्कुल कट गए। अब यहाँ पे देखो ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी में से देखना है आपको कौन सा आंसर हो सकता है। तो अब यहाँ पे देखो ये हैड, यहाँ पे जो हैड आ रही है ना, इसका यहाँ पे कोई काम नहीं है, क्योंकि ये अपने सेंटेंस में है ही नहीं, तो इसको हम कहाँ से लेके आएंगे इसमें एक्स्ट्रा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 का देखना है आपको। 38 दो पेजों में है। अब यहाँ पे थोड़ा सा इसको मैं छोटा करके अब दिखाता हूँ। चलो, चूज़ द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म, ठीक है। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बतानी है आपको, ठीक है। डायरेक्ट सेंटेंस है, इनडायरेक्ट बताना है। डज यू विश बट डोंट कम एंड आस्क मी फॉर हेल्प इफ़ यू गेट एनी डिफ़िकल्टीज़, ही सेड टू मी। तो ही सेड टू मी को क्या कहेंगे हम, किस में चेंज करेंगे, टोल्ड में। तो ही टोल्ड टू मी, ठीक है, ही टोल्ड टू मी। और उसके बाद ही टोल्ड टू मी डू एज आई विश्ड बट नॉट कम टू। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू नेगेटिव फॉर्म। इसको, ये जो पॉजिटिव सेंटेंस है ना, इसको नेगेटिव में चेंज करना है आपको, ज़्यादा कुछ नहीं करना। बहुत ईजी सेंटेंस है, लेकिन गलती के चांसेज भी इसी तरह के क्वेश्चन में होते हैं। द प्रॉब्लम इज़ टू डिफ़िकल्ट फॉर मी टू सॉल्व, ठीक है। मतलब ये जो समस्या है ये बहुत मुश्किल है मेरे लिए सॉल्व करने को, ठीक है। तो अब इसको नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करना है। तो द प्रॉब्लम इज सो डिफ़िकल्ट दैट आई कैन नॉट सॉल्व इट, ठीक है। मतलब मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि ये जो समस्याएं हैं ये मेरे लिए बहुत मुश्किल काम है इसको सॉल्व करने का। तो अब इसको हम चेंज करेंगे नेगेटिव में, तो क्या है, द प्रॉब्लम इज सो डिफ़िकल्ट, मतलब ये समस्या इतनी कठिन है कि मैं इसको सॉल्व नहीं कर सकता, ठीक है। सेंस, उसी सेंस टेंस का सेंस चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। जो सेंटेंस दिया है उसका सेंस चेंज नहीं होगा, और बाकी नेगेटिव में भी चेंज हो जाएगा। यही इस सेंटेंस पे पूछना चाह रहा है वो। तो ऑप्शन नंबर बी में है ये, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 40 है। क्वेश्चन नंबर 40, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इंटरोगेटिव फॉर्म विदाउट चेंजिंग द मीनिंग। देखो अभी मैंने आपको बताया था कि जब सेंटेंस चेंज करवाए ना तो उसका मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए, बाकी उसका फॉर्म चेंज हो जानी चाहिए। इंटरोगेटिव से पूछा है अभी यहाँ पे। अब यहाँ पे एक सेंटेंस दिया हुआ है, इसको इंटरोगेटिव में चेंज करना है, सेंस चेंज नहीं होना चाहिए। देयर इज़ नो पॉइंट इन कैरिंग ओवर स्प्लिट मिल्क, ठीक है। देयर इज़ नो पॉइंट इन कैरिंग ओवर स्प्लिट मिल्क, तो इसको हमें चेंज करना है। तो क्या हो जाएगा, इज़ देयर एनी पॉइंट इन कैरिंग ओवर स्प्लिट मिल्क। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। देखो टेंस भी चेंज नहीं होना चाहिए, ये भी आपको ध्यान में रखना है। टेंस भी चेंज नहीं होना चाहिए, टेंस भी वही सेम रहना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 देखना, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू असरेटिव फॉर्म विदाउट चेंजिंग द मीनिंग, ठीक है। अब यहाँ पे असरेटिव सेंटेंस में चेंज करना है। व्हाट ए मार्वेलस अचीवमेंट इट इज़ फॉर द नेशन, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इट इज़ इंडीड मार्वेलस अचीवमेंट फॉर द नेशन, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 42, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस, दीज फ्लावर्स स्मेल स्वीट, ठीक है। तो इस सेंटेंस को करेक्ट करना है। करेक्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, दीज फ्लावर्स स्मेल स्वीट। तो बिल्कुल ये तो करेक्ट सेंटेंस है, इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, द पोइट लॉस्ट हिज, ठीक है। पोइट लॉस्ट हिज, और मतलब उसने अपना टेम्पर खो दिया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखो टेम्पर तो सभी में है। आगे देखते हैं हम, व्हेन द स्टूडेंट मिसरीड द मीटर ऑफ द पोएम, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा 43 में, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 44 है, द चाइल्ड वाज रीडिंग अ पोएम रिटन इन अनयूजुअल स्टाइल। ठीक है, अनयूजुअल स्टाइल, अब देखो यहाँ पे ए एन द आ रहा है, मतलब आर्टिकल का टेंस है ये, और यहाँ पे देखो अनयूजुअल आ रहा है, अनयूजुअल से पहले लगानी है, और अन में ए आ रहा है ना, ये ए। ठीक है, ए किसका है, ये स्वर है, और स्वर में हम क्या लगाते हैं, ए एन लगाते हैं। ठीक है, ए एन लगाते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। द चाइल्ड वाज रीडिंग अ पोएम रिटन इन अनयूजुअल स्टाइल। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45, ऑल्दो ही एक्सप्लेन्ड द कंसेप्ट क्लियरली। ठीक है, ये डिटरमिनर का क्वेश्चन है, यहाँ पर देखना है। ऑल्दो ही एक्सप्लेन्ड द कंसेप्ट क्लियरली और डैश स्टूडेंट इन द क्लास कुड सॉल्व द प्रॉब्लम। ठीक है, तो ऑल्दो ही एक्सप्लेन्ड द कंसेप्ट क्लियरली, मतलब उसने कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, फिर भी क्या हुआ, एनी स्टूडेंट इन द क्लास। ठीक है, एनी मतलब कोई भी, मतलब ऐसा एक्सप्लेन किया उसने कि कोई भी बच्चा जो है सॉल्व कर सकता था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एनी स्टूडेंट इन द क्लास कुड सॉल्व द प्रॉब्लम। अगर ये नेगेटिव सेंटेंस होता ये, ठीक है, अगर नेगेटिव सेंस देता तो यहाँ पे नो आ जाता। ठीक है, लेकिन नो नहीं आएगा, यहाँ पे कोई भी सॉल्व कर सकता है, मतलब इतना अच्छा एक्सप्लेन किया था। क्वेश्चन नंबर 46 है, बी वर कम्प्लीटली टेकन बाय द एस्टेट एजेंट हु टर्न टू बी क्रूक। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी वर कम्प्लीटली टेकन इन बाय द एस्टेट एजेंट हु टर्नड आउट टू बी क्रूक। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आइडेंटिफाइड द करेक्ट पंक्चुएटेड सेंटेंस। अब यहाँ पे पंक्चुएशन मार्क लगे हुए हैं, वो कौन सा ऐसा सेंटेंस है जिसमें सही है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ही शाउटेड, ठीक है, वॉच आउट एज ही कार कम टुवार्ड्स अस। तो यहाँ पे पहली सेंटेंस में ही बिल्कुल करेक्ट है, तो एक में ही करेक्ट होगा, ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा आपका। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर देखना है हमें, क्वेश्चन नंबर 48। ट्रांसलेट करना है हिंदी टू इंग्लिश। उन्होंने हमें समझाया कि किसी भी समस्या का समाधान सोच समझकर और संयम से करना चाहिए। ठीक है, उन्होंने हमें समझाया, तो दे एक्सप्लेन्ड टू अस दैट एनी प्रॉब्लम शुड बी सॉल्व्ड थॉटफुली एंड पेशेंसली। मतलब ऐसा कोई सा है क्या सेंटेंस, द एक्सप्लेन टू अस, ये ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 देखना है, क्वेश्चन नंबर 49 ट्रांसलेट। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इंग्लिश दी हुई है, हिंदी में ट्रांसलेट करना है। इंडिया इज़ नोन फॉर इट्स रिच कल्चर एंड हेरिटेज। ठीक है, भारत को किसके लिए जाना जाता है, इसका आंसर आपको मिलना चाहिए इस क्वेश्चन में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49, चलो, तो भारत अपनी समृद्ध संस्कृति और विरासत के लिए जाना जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 है आपका, प्रोक्यूरमेंट मीन्स। प्रोक्यूरमेंट का मतलब क्या होता है। ठीक है, प्रोक्यूरमेंट का मतलब क्या होता है। 15 क्वेश्चन आपके हो गए हैं यहाँ पे। ठीक है, 15 क्वेश्चन हो गए हैं इंग्लिश के। क्लियर, ये 50वां क्वेश्चन, 15वां क्वेश्चन है इंग्लिश का। 50 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे इंग्लिश, हिंदी और मैथ को मिला के। तो प्रोक्यूरमेंट का मीन्स का मतलब, प्रोक्यूरमेंट का मतलब क्या होता है, खरीद। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलो, अब यहाँ पे राजस्थान जी के स्टार्ट होगी अपनी, और ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है 4th ग्रेड एग्जाम के लिए। ठीक है, तो राजस्थान के संबंध में गलत कथन कौन सा है ये बताना है आपको क्वेश्चन नंबर 51 में। ठीक है, तो राजस्थान भारत के कुल भूभाग का 10.41% है, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, करेक्ट है। यहाँ पे राजस्थान का देशांतरी विस्तार 69 डिग्री 30 से 78 डिग्री 60 है, पश्चिमी देशांतर के मध्य, तो पश्चिमी देशांतर के मध्य नहीं है ये, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बाकी उत्तर पश्चिम का विस्तार का अंतर 43 किलोमीटर है, सही है। कुल अंतर्राष्ट्रीय सीमा 1070 किलोमीटर है, ये भी सही है। बरखान राजस्थान के किस जिले में नहीं पाए जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। ठीक है, तो बाड़मेर, जैसलमेर, चूलू जो रेगिस्तानी इलाके हैं वहाँ पर बरखान के टीले पाए जाते हैं। अजमेर में यहाँ पे बरखान के टीले नहीं पाए जाते, ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, अरावली की प्रमुख चोटों के संदर्भ में असंगत बताइए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 में कौन सा असंगत है, उनकी ऊंचाई लिखी हुई है। ठीक है, तो अचलगढ़ की ऊंचाई जो है 1380 है, सज्जनगढ़ की 938 है, और खोकी 920 है, नाहरगढ़ की ये 669 नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 300 350 के आसपास है नाहरगढ़ की, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट है। क्लियर। बेडच नदी का उद्गम कहाँ से होता है, क्वेश्चन नंबर 54, बेडच नदी का उद्गम कहाँ से होता है। ठीक है, बेडच नदी का उद्गम कहाँ से होता है, गोगुंदा की पहाड़ियाँ, खमनौर की पहाड़ियाँ, नाग पहाड़ियाँ, बिजराल की पहाड़ियाँ, या कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे बेडच नदी का उद्गम होता है कहाँ से, गोगुंदा की पहाड़ियों से, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट है। निम्न में से कौन सी मीठे पानी की झील नहीं है, तो देखो आना सागर झील मीठे पानी की है, नवलखा झील ये भी मीठे पानी की है, और कोलायत झील मीठे पानी की है। बाकी जो लूणकरणसण झील है ये खारे पानी की झील है।
लूनकरणसर बीकानेर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में शामिल नहीं है। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में क्या शामिल नहीं है? शुष्क रेतीला मैदान पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र में शामिल है, और लूनी बेसिन है, शेखावाटी बेसिन पश्चिमी मरुस्थलीय में, ठीक है। और यहाँ पे बनास बेसिन जो है यहाँ पे, ये कहाँ पे पश्चिमी मरुस्थलीय में शामिल नहीं है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57। चलो देखो यहाँ पे इसको देखते हैं। भारत में राजस्थान में स्टेपी जलवायु प्रदेश शामिल जिला समूह कौन सा है? स्टेपी जलवायु कहाँ पर पाई जाती है ये पूछा है, ठीक है। तो नागौर और सीकर जो पेटी है वहाँ पे स्टेपी जलवायु पाई जाती है। बाकी टोंक, बूंदी, सिरोही, जयपुर, अजमेर में स्टेपी जलवायु नहीं पाई जाती। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, स्टेपी जलवायु नागौर और सीकर। सीता माता वन्यजीव अभ्यारण्य कौन से जिले में स्थित है? ठीक है, तो सीता माता वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? ये प्रतापगढ़ में, ठीक है, प्रतापगढ़ में है सीता माता वन्यजीव अभ्यारण्य। और उसके बाद है बांस के वृक्ष कौन से जिले में मुख्यतः नहीं पाए जाते हैं? बांस के वृक्ष कहाँ पर नहीं पाए जाते? देखो बांसवाड़ा में पाए जाते हैं, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, मतलब दक्षिण में जो है बांस के पेड़ जो है बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, कहने का मतलब, ठीक है। तो सीकर यहाँ पे दक्षिण में नहीं है, तो इस तरह से भी आप इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 है, लाल पीली मृदा राजस्थान के कौन से जिलों में पाई जाती है? तो लाल पीली मृदा भी कहाँ पर पाई जाती है? दक्षिण में पाई जाती है, ठीक है। और तो दक्षिण में नहीं पाई जाती, ये मध्य में पाई जाती है लाल पीली मृदा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, अजमेर, ठीक है। मृदा के प्रकार और जिलों के संदर्भ में संगत बताना है 61, क्वेश्चन नंबर 61, ठीक है। तो जिप्सी फेरम पाई जाती है बीकानेर में, पीली और भूरी मृदा पाई जाती है जयपुर में, पर्वतीय मृदा उदयपुर में, और लाल लूमी मृदा झुंझुनू में नहीं पाई जाती, ठीक है। लाल लूमी मृदा झुंझुनू में नहीं पाई जाती, ऑप्शन नंबर ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बिशलपुर बांध कौन से जिले में स्थित है? ठीक है, तो बिशलपुर बांध बताना है। बिशलपुर बांध कौन से जिले में स्थित है? बिशलपुर, टोंक, ठीक है। बिशलपुर बांध टोंक जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 70 देखना है, राजस्थान के किस शहर में, कुछ शहर को पूर्व का वेनिस कहा जाता है? तो पूर्व का वेनिस किसको कहा जाता है? उदयपुर को, ठीक है। उदयपुर को राजस्थान का पूर्व का वेनिस कहा जाता है। किस प्रतिहार शासक ने आदिबरा की उपाधि धारण की थी? ठीक है, आदिबरा की उपाधि धारण किसने करी थी? मिहिर भोज ने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 72 है, किस वर्ष में पृथ्वीराज सेकंड ने महोबा के शासक चंदेल को हराया था? ठीक है, किस वर्ष में पृथ्वीराज थर्ड ने महोबा के शासक चंदेल को हराया था? तो किस कब हराया था? 1182 में, ठीक है। 1182 में पृथ्वीराज थर्ड ने महोबा के शासक चंदेल को हराया था, 1182 में, ठीक है। चलो ये देखना है क्वेश्चन नंबर 62, ये दर्ज से देखे नहीं थे पहले हमने। औराई सिंचाई परियोजना का संबंध किस जिले से है? औराई सिंचाई परियोजना का संबंध किस जिले से है? क्वेश्चन नंबर 62, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे चित्तौड़गढ़, ठीक है। औराई सिंचाई परियोजना का संबंध किस जिले से है? चित्तौड़गढ़ से। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक 10 की जनसंख्या वृद्धि कौन से जिलों में हुई थी? ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि हुई थी बाड़मेर, जैसलमेर और जोधपुर में जनसंख्या वृद्धि, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 है, क्वेश्चन नंबर 64, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक शहरी लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा शहरी लिंगानुपात कहाँ पर पाया जाता है? टोंक में, ठीक है। टोंक में सबसे ज़्यादा शहरी लिंगानुपात जो है पाया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 65 को देखेंगे, कौन सा जिला पूर्व पश्चिम कॉरिडोर का हिस्सा नहीं है? पूर्व पश्चिम कॉरिडोर का हिस्सा नहीं है, ठीक है। तो कौन सा नहीं है? अजमेर जो है पूर्व पश्चिम कॉरिडोर का हिस्सा नहीं है, ठीक है। राजस्थान के सड़क परिवहन के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? क्वेश्चन नंबर 66 है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कौन सा कथन गलत है ये पूछा है। राजस्थान में सड़कों का घनत्व 96.66%, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। नहीं, गलत है, क्योंकि राजस्थान में सड़कों का घनत्व 88 है, ठीक है। 88 है राजस्थान में सड़कों का घनत्व, ये गलत है। राजस्थान में सड़कों की लंबाई 3,17,121 किलोमीटर है, ये सही है यहाँ पे। राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई 17,376, ये गलत है, ठीक है। राजस्थान राष्ट्रीय राजमार्ग की दृष्टि से तीसरा स्थान रखता है। राजस्थान राजमार्गों की लंबाई की दृष्टि से देश में तीसरा स्थान रखता है, ये सही है। मतलब यहाँ पे ए और सी गलत है, ठीक है। 2 ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 66 में। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखना है आपको, निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडलीय प्राकृतिक आपदा है? कौन सी वायुमंडलीय प्राकृतिक आपदा है? लू, ठीक है। वायुमंडलीय प्राकृतिक आपदा है, क्वेश्चन नंबर 67 में लू जो है वायुमंडलीय प्राकृतिक आपदा है।
क्वेश्चन नंबर 68, पेरिस समझौता कौन से जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में हुआ था? पेरिस सम्मेलन ये हुआ था COP21, ठीक है। पेरिस समझौता COP21 में हुआ था, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 78, बाकी और ऊपर के हमने देख लिए थे। क्वेश्चन नंबर 78, राव मालदेव ने शासक बनने के बाद सर्वप्रथम किस क्षेत्र को जीता था? ठीक है, तो सबसे पहले कौन से क्षेत्र को जीता था राव मालदेव ने? सिवाना दुर्ग को, ठीक है। जयसिंह को सवाई की उपाधि किसने दी थी? तो जयसिंह को सवाई की उपाधि दी थी किसने? औरंगजेब ने। देखो ये जो क्वेश्चन है ना, ये इधर वाले हम इसको देख चुके हैं पहले, ठीक है। चलो एक बार फिर से हम देख लेते हैं। बिशलपुर बांध किस जिले में स्थित है? फटाफट के अंदाज में देख लेते हैं। तो ये टोंक में है। राजस्थान के किस शहर को पूर्व का वेनिस कहा जाता है? उदयपुर को कहा जाता है। किस पृथ्वीराज शासक ने आधिबरा की उपाधि धारण की थी? तो मिहिर भोज ने करी थी। किस वर्ष पृथ्वीराज थर्ड ने महोबा के शासक को हराया था? 1182 में हराया था। और यहाँ पे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 73 को, ये नहीं देखा है। 1564 में चंद्रसेन के कौन सी भाई ने अकबर के दरबार में उपस्थित होकर चंद्रसेन के विरुद्ध सहायता मांगी थी? तो किसने मांगी थी? राम सिंह ने, ठीक है। खानवा का युद्ध कब लड़ा गया था? क्वेश्चन नंबर 74, ये लड़ा गया था 17 फरवरी 1527 को, ठीक है। पुष्कर का मेला कब भरता है? पुष्कर जो अजमेर में है, कब भरता है इसका मेला? ये भरता है कब? यहाँ पे कार्तिक में, ठीक है। कार्तिक में पुष्कर का मेला भरता है, ठीक है। कठपुतली कहाँ की प्रसिद्ध है? कठपुतली जो है उदयपुर चित्तौड़गढ़ की कठपुतली प्रसिद्ध है। पृथ्वीराज चौहान का दरबारी विद्वान कौन नहीं था? क्वेश्चन नंबर 77, ठीक है। पृथ्वीराज चौहान का कौन दरबारी विद्वान नहीं था? सोमेश्वर। बाकी जनार्दन, पृथ्वीराज, चंद्रवरदाई थे, सोमेश्वर नहीं था, ठीक है। अब यहाँ पर देखना है, इन क्वेश्चनों को देखना है। क्वेश्चन नंबर 80, क्वेश्चन नंबर 80 को देखना है। कुशाल सिंह की पराजय के बाद ब्रिटिश सेना ने अहुआ पर कब्जा कब किया था? कुशाल सिंह की सेना की कब किया था? यहाँ पे 24 जनवरी 1858 को, ठीक है। राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली राजस्थान की पहली महिला कौन थी? ठीक है, ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन होता है रिपीट एग्जाम में। ये थी अंजना देवी चौधरी। बिजोली किसान आंदोलन के समय गिरफ्तार हुई थी। राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली राजस्थान की पहली महिला कौन थी? ठीक है, अंजना देवी चौधरी। क्लियर? तो जिन बच्चों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और वीडियो यहाँ तक देख चुके हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे ये है, क्वेश्चन नंबर 82, राजस्थान की रियासतों के एकीकरण के समय जोधपुर का महाराजा कौन था? ठीक है, जोधपुर का महाराजा हनुमंत सिंह थे शायद, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 82 का भी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, हनुमंत सिंह, ठीक है। हनुमंत सिंह इसका करेक्ट आंसर है। जोधपुर के शासक थे। मारवाड़ प्रजामंडल 1934 के अध्यक्ष कौन थे? तो मारवाड़ प्रजामंडल आंदोलन के उस टाइम अध्यक्ष थे कौन? भंवरलाल सराफ, ठीक है। मारवाड़ प्रजामंडल के अध्यक्ष भंवरलाल सराफ। भील जनजाति के नेतृत्व करते जिन्होंने जल, जंगल और जमीन आंदोलन चलाया था, ठीक है। तो किसने चलाया था? बाबा बालेश्वर दयाल ने, ठीक है। बाबा बालेश्वर दयाल ने भील आंदोलन के नेतृत्व करता थे ये। इन्होंने जल, जंगल और जमीन आंदोलन चलाया था, ठीक है। नौलखा दरवाजा पूछा है आपसे यहाँ पे। नौलखा दरवाजा कहाँ पर है? ठीक है, नौलखा दरवाजा बताना है। नौलखा दरवाजा कहाँ पर है? रणथंभौर में, ठीक है। रणथंभौर में नौलखा दरवाजा है। किस युद्ध में विद्रोही सेना द्वारा पॉलिटिकल एजेंट मेक मोशन को मारा गया था? ठीक है, मेक मोशन मारा गया था कहाँ पे? चेलावास के युद्ध में, ठीक है। चेलावास का युद्ध जब हुआ था तो मेक मोशन यहाँ पे मारा गया था। क्वेश्चन नंबर 87 है, चिड़ावा के नानूराम और एवं दुलिया राणा किस ख्याल के प्रसिद्ध कलाकार हैं? तो ये हैं शेखावाटी ख्याल के, ठीक है। चिड़ावा के हैं नानूराम और दुलियाराम, जो शेखावाटी ख्याल के प्रसिद्ध कलाकार हैं। क्वेश्चन नंबर 88 है, राजस्थान में विवाह के अवसर पर पुरुष किस प्रकार की पगड़ी पहनते हैं? ठीक है, विवाह के अवसर पर पहनते हैं कौन सी? मोटड़ा की। राजस्थान में विवाह के अवसर पर मोटड़ा की पगड़ी पहनी जाती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 89 है, निम्नलिखित में से कौन संगीत के जयपुर घराने से संबंधित है? ठीक है, संगीत के जयपुर घराने से संबंधित है कौन? यहाँ पे संबंधित है मल्लिकार्जुन मंसूर, ठीक है। यह कौन सी जोड़ी सुमिलित नहीं है? क्वेश्चन नंबर 90, ठीक है। तो कौन सी जोड़ी सुमिलित नहीं है ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 90 में देखो, मारवाड़ उत्सव जोधपुर में होता है, ऊँट उत्सव बीकानेर में होता है, हाथी उत्सव हाथीगांव जयपुर में होता है, ब्रज महोत्सव भरतपुर में होता है ये, ठीक है। धौलपुर इसका गलत हो जाएगा यहाँ पे। चलो क्वेश्चन नंबर 91, चलो इसको यहाँ पे कनेक्ट करना है, साइंस का क्वेश्चन है। मलेरिया हिस्टोलाइटिका, ठीक है, मलेरिया हिस्टोलाइटिका को कनेक्ट करना है। क्या है इसका रीजन? ठीक है, भाग बताना है मलेरिया हिस्टोलाइटिका का, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मलेरिया किससे फैलता है? विब्रियो कैलोरी, ठीक है।
अमीबियसिस। अमीबियसिस जो है देखो यहाँ पे चौथे में डी है, मतलब ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी और सी में से आएगा अपना, ठीक है। बाकी इनको आप हटा सकते हैं, इस तरह से ऑप्शन एलिमिनेट करना है एग्ज़ाम में, ठीक है। ये 3 ऑप्शन अपने हो सकते हैं अभी तक, क्लियर, ठीक है। तो देखो पहले में ए में हो जाएगा 4 यहाँ पे, उसके बाद एक सेकंड, मलेरिया जो है प्लाज्मोडियम के द्वारा फैलता है, ठीक है। ए में 4 होगा अपना, मलेरिया प्लाज्मोडियम से, ठीक है, मलेरिया प्लाज्मोडियम से। एमीबियसिस जो है इसका है माइक्रो एंट अमीबा, ठीक है, अमीबियसिस एंट अमीबा। और क्षय रोग जो है, क्षय रोग होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है, टीबी। और उसके बाद हैजा जो है, हैजा होता है विब्रियो कैलोरी से, ठीक है, विब्रियो कैलोरी से हैजा होता है, ऑप्शन ये है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है एक क्वेश्चन नंबर 90, एक दूसरे से 60 डिग्री के कोण पर रखे 2 समतल दर्पणों के बीच में वस्तु के बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी, ठीक है। तो कितनी होगी यहाँ पे 5। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 93 और 94, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 93, तो देखो कौन से कथन सही है यहाँ पे, भौतिक परिवर्तन उत्क्रमणीय और अस्थिर होते हैं, गलत है ये, ठीक है। रासायनिक परिवर्तन गैर उत्क्रमणीय और अस्थिर होते हैं, बिल्कुल सही है। भौतिक परिवर्तन उत्क्रमणीय और अस्थिर होते हैं, बिल्कुल सही है। रासायनिक परिवर्तन गैर उत्क्रमणीय और अस्थिर होते हैं, गलत है। मतलब 2 और 3 ऑप्शन नंबर बी में है, करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 94, कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में बदल जाता है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। कार्बोनेट अयस्क को सीमित मात्रा में अधिक ताप पर, कार्बोनेट अयस्क को सीमित मात्रा में अधिक ताप पर गर्म करने पर जब ऑक्साइड में बदल जाता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, निस्तापन, ठीक है, निस्तापन कहा जाता है इसको। नेक्स्ट है यहाँ पे कौन सा सुमेलित नहीं है बताना है, क्वेश्चन नंबर 95 में, ठीक है। कौन सा सुमेलित नहीं है, तो पेन ड्राइव ये अपशिष्ट है, ठीक है। प्रयोग की गई सिरिंज अस्पताल अपशिष्ट है, आसानी से अपघटित नहीं होने वाला अपशिष्ट है, प्लास्टिक सामग्री है, रक्त मांस कृषि अपशिष्ट है, ये गलत है, ठीक है, असुमेलित नहीं है, सुमेलित है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 96 को देखना है, क्वेश्चन नंबर 96, ट्रांजिस्टर, ठीक है। ट्रांजिस्टर कौन सी पीढ़ी में, कंप्यूटर का क्वेश्चन है, ट्रांजिस्टर कौन सी पीढ़ी में यूज में लिए गए थे, दूसरी पीढ़ी में, ठीक है। ट्रांजिस्टर दूसरी पीढ़ी में लिए गए थे। और मशीनी लैंग्वेज जो थी वो पहली पीढ़ी में काम में ली गई थी, सी में 4 आ जाएगा, ठीक है, सी में 4 आ जाएगा। और परम एक सुपर कंप्यूटर है भारत का, और ठीक है, VLSI बेसिक, ये जो है VLSI कब यूज में लिया गया था, VLSI, ठीक है, तो VLSI लिया गया था कब, यहाँ पे 4थी पीढ़ी में, ठीक है। और ये ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 96 में बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोर्ट को कॉम के नाम से भी जाना जाता है। कंप्यूटर के क्वेश्चन जो है स्टार्ट हो गए हैं। पोर्ट को कौन सा पोर्ट है जिसको कॉम पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है, कॉम पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है, किसको, सीरियल को, ठीक है, सीरियल पोर्ट को कॉम पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 98 देखना है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम एक कंप्यूटर सिस्टम पर एक साथ कई उपभोक्ताओं यूजर्स को कार्य करने की, तो मल्टी, एक साथ ज़्यादा करेंगे तो मल्टी ही करेंगे ना, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। MS वर्ड में गो टू मेन्यू के लिए कौन सी शॉर्टकट कीज है, MS वर्ड में गो टू मेन्यू के लिए कौन सी शॉर्टकट की है, तो ये है Ctrl+G गो टू के लिए, ठीक है, Ctrl+G गो टू के लिए है। फॉर्मेटिंग टूलबार का सबसे छोटा और सबसे बड़ा फॉन्ट क्या होता है, फॉर्मेटिंग टूलबार के लिए सबसे छोटा और सबसे बड़ा फॉन्ट होता है निम्नतम 8 और अधिकतम 72, ठीक है। फॉर्मेटिंग टूलबार के लिए 8 निम्नतम है और 72 सबसे बड़ा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखो 20 क्वेश्चन और बच रहे हैं अपने लास्ट। अब यहाँ पे देखो ये भारत के संविधान के क्वेश्चन हैं, भारतीय संविधान की समितियाँ और उनके सभापति के बारे में बताना है कि कौन सी सभापति का कौन सा सदस्य था, ठीक है। तो यहाँ पे देखो नियम समिति के जो सदस्य थे, नियम समिति के जो अध्यक्ष थे या सभापति थे वो बताना है पहले में, ठीक है। तो नियम समिति के अध्यक्ष थे यहाँ पे कौन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे कौन, भीमराव अंबेडकर, ठीक है। राज्य समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू और सदन समिति के अध्यक्ष थे पट्टाभी सीतारामैया, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आ जाएगा, क्लियर। नियम समिति के कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और राज्य समिति के थे
जवाहरलाल नेहरू। राज्य और राष्ट्र की जहाँ बात आई है तो वह नेहरू जी, ये ध्यान रखना है। सदन के पट्टाभी सीतारमैया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 102, भारतीय संविधान की उद्देश्य का प्रस्तावना 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत कौन से शब्द जोड़े गए थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन से शब्द जोड़े गए थे? समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। 42वें संविधान संशोधन जो 1976 में हुआ था, उसके तहत समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे भारतीय संविधान में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 103 है यहाँ पे, भारतीय संविधान में उल्लिखित मूल अधिकार से संबंधित त्रुटि मतलब कौन सा गलत है ये बताना है, ठीक है। कौन सा गलत है ये बताना है। इसका उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 3 में है मूल अधिकारों का, बिल्कुल सही है। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल 7 मूल अधिकार हैं, सही है। भारतीय संविधान 7 नहीं है, मूल अधिकार 6 है, ठीक है। गलत है ये, ऑप्शन नंबर यही करेक्ट हो जाएगा। बाकी देख लेते हैं, अमेरिका से लिए गए हैं और न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है, बिल्कुल सही है। चलो क्वेश्चन नंबर 104, भारत के नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त करना एक नीति निर्देशक तत्व जो संविधान के अनुच्छेद कौन से में है, ठीक है। तो कौन से अनुच्छेद में? ये अनुच्छेद 44 में, ठीक है। नीति निर्देशक तत्व ये 44 में। भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से कौन सा संघ की कार्यपालिका में शामिल नहीं है, ठीक है। कौन सी कार्यपालिका में शामिल नहीं है? महाधिवक्ता कार्यपालिका में शामिल नहीं है, बाकी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री कार्यपालिका में शामिल है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 106 है, जिले में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है, ठीक है। जिले में आपदा प्रबंधन का अध्यक्ष कौन होता है? जिला कलेक्टर, क्लियर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 107, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 11 के तहत किसी व्यक्ति ने तृतीय पक्ष पर संबंधित सूचना मांगी तो लोक सूचना अधिकारी इस सूचना के अनुरोध का निपटान अधिकतम कितने दिन में कर सकता है, ठीक है। तो अधिकतम उसको कितने दिन में देना होगा? ये 40 दिन में उसका जो है निपटारा करना होगा, ठीक है। निपटारा करना होगा 40 दिन के अंदर अंदर, क्लियर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 108, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राजस्थान का राज्यपाल नहीं करता है, ठीक है। तो राजस्थान का राज्यपाल किसकी नियुक्ति नहीं करता है? महाधिवक्ता की करता है, लोकायुक्त की करता है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की करता है, बाकी महिला आयोग के सदस्यों की नियुक्ति नहीं करता, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा, यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 109, राजस्थान की वर्तमान विधानसभा 16वीं के पदाधिकारियों से संबंधित विधानसभा अध्यक्ष, ठीक है। अब यहाँ पे मिलान करना है आपको, विधानसभा अध्यक्ष कौन है? कालीचरण सराफ है, राजस्थान पुलिस में आया हुआ है क्वेश्चन है ये। विधानसभा अध्यक्ष कालीचरण सराफ, और ए में 4 हो जाएगा आपका, विधानसभा अध्यक्ष कालीचरण सराफ। एक सेकंड, विधानसभा अध्यक्ष है आपके वासुदेव देवनानी, ठीक है। वासुदेव देवनानी विधानसभा अध्यक्ष है। विधानसभा नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली है, नेता प्रतिपक्ष। और प्रोटेम स्पीकर है कौन यहाँ पे? कालीचरण सराफ, ये प्रोटेम स्पीकर है, इनमें कन्फ्यूज नहीं होना। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी है, और प्रोटेम स्पीकर कालीचरण सराफ है। विधानसभा नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली है, और विधानसभा में सदन का नेता है अपने सीएम भजनलाल शर्मा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 109, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 110 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 110, राजस्थान के मुख्य सचिव से संबंधित त्रुटिपूर्ण मतलब कौन सा कथन गलत है, इनमें से ये बताना है, ठीक है। कौन सा कथन गलत है यहाँ पे ये बताना है। राजस्थान के मुख्य सचिव की नियुक्ति राजस्थान का मुख्यमंत्री करता है। मुख्य सचिव की नियुक्ति प्रथम मुख्य सचिव के राधाकृष्णन थे, और प्रथम महिला मुख्य सचिव श्रीमती उषा शर्मा थी, ये गलत है, ठीक है। उषा शर्मा नहीं थी। राजस्थान के वर्तमान मुख्य सचिव सुधांश पंत है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 111 करना है। ऑपरेशन सिंधु किस उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया है? ऑपरेशन सिंधु किस उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया है? ईरान में फंसे भारतीय नागरिकों को लाने के लिए ऑपरेशन सिंधु शुरू किया गया है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 112 है, वर्ष 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक ने 26वें गवर्नर जनरल कौन थे? तो पैसा हाथ का मैल होता है, मतलब संजय मल्होत्रा। 112 में डी, ठीक है। संजय मल्होत्रा भारत के 26वें गवर्नर जनरल है, ठीक है। 158 में टाइगर रिजर्व कौन घोषित किया गया है, ठीक है। तो काफ़ी बार रिपीट होता है क्वेश्चन, माधव राष्ट्रीय उद्यान
ठीक है, मध्य प्रदेश। और 114 है, निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी 2025-26 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार में शामिल नहीं है। ठीक है, तो अभी अभी जो राजस्थान के हैं प्रवीण कुमार को मिला हुआ है। ठीक है, प्रवीण कुमार को मिला है, ये पूछा जा सकता है। अभी इसमें पूछा है कि कौन से शामिल नहीं है, तो देखो चिराग शेट्टी और बिग मुकेश इन दोनों को नहीं मिला है। ठीक है, सी और डी इन दोनों को नहीं मिला है, बाकी मनु भाकर को भी मिला है। लेकिन अगर पूछा जाए कि राजस्थान का कौन सा है, तो ओनली प्रवीण कुमार है, ये मनु भाकर हरियाणा की है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रवासी भारतीय दिवस 2025 का आयोजन कहाँ हुआ था? ये भुवनेश्वर में हुआ था, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 116 देखना है। वर्ष 2025 में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी राजस्थान के किस शहर द्वारा की गई थी? ठीक है, तो किसके द्वारा की गई थी? जयपुर में हुए थे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। ठीक है, और बिहार में भी खेलो इंडिया स्कूल गेम्स हुए थे, वो आपको ध्यान में रखना है, पूछा जा सकता है करंट में। क्वेश्चन नंबर 117 है, हाल ही में राजस्थान प्रदेश के किन स्थानों को रामसर स्थल सूची में शामिल किया गया है? राजस्थान के। ठीक है, तो राजस्थान के पहले 2 स्थल थे रामसर स्थलों में, अभी 2 और ऐड कर दिए हैं, तो मतलब टोटल रामसर स्थल हो गए हैं राजस्थान में 4। और वो कौन से हैं? मेनार उदयपुर और खीचन फलौदी। ठीक है, 2 ये ऐड किए हुए हैं। चलो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 18-19। ठीक है, तो विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर 38वां वृक्ष बंधु पुरस्कार किसे दिया गया है? तो वृक्ष बंधु पुरस्कार कैसे दिया गया है? ये ML गर्ग को। ठीक है, ML गर्ग को 38वां वृक्ष बंधु पुरस्कार दिया हुआ है। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को भी जल्दी सब्सक्राइब कर लेंगे। इस टेस्ट की PDF, इस मॉडल पेपर की PDF टेलीग्राम पर मैंने डाल दी है, टेलीग्राम से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। आंसर की भी उसी में आपको प्रोवाइड हो जाएगी। ठीक है, राजस्थान में कौन सा अभियान उन लोगों को लक्षित करता है जो गरीबी रेखा से ऊपर उठ सके हैं और स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा योजना से अपना, यह है गिव अप अभियान। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी 119 में भी हो जाएगा गिव अप अभियान। और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है,